हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन आर डी एम एल टी 29। तो डियर फ्रेंड्स, एम सी क्यूज का हमारा 28 पार्ट है। तो जो भी बच्चे एम्स आर ई की तैयारी करें 2025 की, और पी जी आई चंडीगढ़ की, और डी एच एल प्रो मैट्रिक एग्जाम, किसी भी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है। हम यहाँ पे हर वीडियो के अंदर एक 10 से 15 एम सी क्यूज कवर करते हैं। उन एम सी क्यूज के साथ हम उनका एक्सप्लेन भी करते हैं। तो कुल मिला के ये होता है 25 से 30 एम सी क्यूज हम उसके एक वीडियो में कवर कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाते हैं तो उसमें बच्चे देख नहीं पाते, इसलिए हम 10 से 15 एमसीक्यूज ही कवर करते हैं इस वीडियो में। हर एमसीक्यूज का आपको प्रॉपर एक्सप्लेन मिलता है उसके साथ में। तो जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, बस आपसे भी छोटी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं वीडियो को पूरा देखने के बाद में। तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जितना लाइक करोगे उतना अच्छा मेरे को अच्छा लगेगा, ताकि मैं आप सभी के लिए और अच्छे से अच्छे एमसीक्यूज की वीडियो ला सकूँ आपके एग्जाम से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। इस चैनल पे आपको ओनली एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। और बाकी जो वीडियो हमारी उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ऊपर आई बटन में लिंक आते रहते हैं एमसीक्यूज के, और वीडियो के एंड में वीडियो मिल जाएंगे आपको। जो बच्चे एमसीक्यू लेना चाहते हैं उनको मैंने नंबर दे रखे हैं, आप उस वो नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको उसके प्राइस वगैरह पता चल जाएगा। और इस वीडियो के एंड में आपसे हर बार एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बच्चे उसका कमेंट करते हैं। जो बच्चे अभी तक की मैंने जितनी वीडियो बनाया है बना रखी हूँ सभी पे कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, उनको मैंने बोल रखा है कि पीडीएफ आपको अपने व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। मिलेगी उसी बच्चे को जो वीडियो को लाइक और कमेंट हर वीडियो पे करेगा, हर वीडियो पे करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने आपसे पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट ऑफ्टन एसोसिएटेड विद प्लूरल फ्लूइड ग्लूकोज बिलो 30 mg पर डी। प्लूरल फ्लूइड के अंदर जो ग्लूकोज होती है उसकी रेंज 30 mg/dl से कम हो जाती है, तो कौन सी कंडीशन में कम होती है? डायबिटीज मेलाइटिस में, पैनक्रेटाइटिस में, रेमेटोड अर्थराइटिस में, बैक्टीरियल निमोनिया में? ये आपको कमेंट करके बताना था। काफी बच्चों ने कमेंट किया है, अच्छा कमेंट किया है उन्होंने। इसका राइट ऑप्शन हम देख लेते हैं। हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे सी है। प्लूरल फ्लूइड में क्या होता है, रेमेटोड अर्थराइटिस के अंदर ये ग्लूकोज कम हो जाती है। तो नॉर्मल फ्लूइड हैज द सेम ग्लूकोज कंसेंट्रेशन एज प्लाज्मा। जो नॉर्मल फ्लूइड होता है उसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा सेम होती है जैसे हमारे प्लाज्मा के अंदर होती है। हाइपरग्लाइसीमिया इज द मोस्ट ओनली कंडीशन दैट एसोसिएटेड विद हाई प्लूरल फ्लूइड ग्लूकोज। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होती है? जब कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, उस कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। लो ग्लूकोज लेवल लेस देन 60 mg per dl, 60 mg per dl may be seen in infection, malignancy, rheumatoid disease. However, glucose level are lowest। कभी कभार क्या होता है कि जो ग्लूकोज की वैल्यू 30 mg per dl से नीचे चली जाती है, तो आर कंसिस्टेंट ज्यादातर फाइंडिंग व्हेन रेमेटोड डिजीज में अफेक्ट द लंग्स। ऐसी कंडीशंस में ग्लूकोज लो होती है। कभी कभी क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, कोई मेलिग्नेंसी होती है, कोई रेमेटोड डिजीज होती है। इन कंडीशन में ज्यादातर ग्लूकोज की मात्रा 30 mg per dl से भी नीचे चली जाती है। Pancreatitis causes exudative peritoneal and pleural effusion with an elevated peritoneal fluid amylase। ठीक है, पेरिटोनियल फ्लूइड का अमाइलेज बढ़ जाता है। बस किस कंडीशन है? पैनक्रेटाइटिस कंडीशन में पेरिटोनियल फ्लूइड में और प्लूरल फ्लूइड में इन्फ्यूजन हो जाता है, और उसका जो लेवल होता है माइलेज का, वो लेवल पेरिटोनियल फ्लूइड के अंदर बढ़ जाता है। बिना ग्लूकोज के लो किए उस कंडीशन में ग्लूकोज लो आपकी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन था सी, रेमेटोइड अर्थराइटिस डिजीज के अंदर, मेलेग्नेंसी के अंदर, इन सब के अंदर आपकी ग्लूकोज की मात्रा लो होती है। जब भी आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा वो ये पूछेंगे भाई किस कंडीशन में आपकी ग्लूकोज लो होती है, आपको पता होना चाहिए। कोई भी इन्फेक्शन होगा, मेलेग्नेंसी होगी और रेमेटोइड डिजीज होती है, उनके अंदर ग्लूकोज की मात्रा लो हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ सेल्स ए रेगोसाइट्स। किस टाइप का सेल होता है रेगोसाइट्स? cartilage cell seen in inflammatory arthritis, APMN with inclusion performed by immune complexes, a plasma cell seen in RA, a macrophages containing large inclusion। रेगोसाइट क्या होता है? देखो, हमारी बॉडी में जो भी सेल्स मिलते हैं वो जिस लोकेशन पे मिलते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। ब्लड के अंदर मिलते हैं हम उनको मोनोसाइट बोल देते हैं, फ्लूइड के अंदर मिल जाता है हम उनको मैक्रोसाइट बोलते हैं, अगर टिश्यू के अंदर मिलेंगे तो हम उनको अलग से बोलेंगे। तो इसी टाइप से उनके अलग अलग नाम हो जाते हैं फ्लूइड के, जहाँ पे सेल्स आपका मिलता है उसके अकॉर्डिंग सेल के। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे बी,
रेगोसाइट्स आर पीएमएनएस पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स होते हैं कंटेनिंग डार्क ग्रेन्यूल्स कंपोज ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। डार्क ग्रेन्यूल होते हैं उनके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन से कंपोज होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन से वो बने होते हैं। बट दे मे बी सीन इन गाउट, सेप्टिक अर्थराइटिस एज वेल एज आरए। ये किस कंडीशन में मिलते हैं हमें? रेगोसाइट आपको पता रखना कहाँ मिलेगा आपको और किस कंडीशन में मिलता है। जब ये 2 से 3 कंडीशन आपको याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पे है रेगोसाइट सेल हमें कब मिलेंगे? या तो गाउट में मिलेंगे, सेप्टिक अर्थराइटिस में, और उसके साथ साथ आरए डिजीज में, रेमेटोइड अर्थराइटिस डिजीज में। ली सेल में भी सीन इन फ्लूइड फ्रॉम पेशेंट विद एसएलई। ली जो सेल होता है वो कब मिलता है? एसएलई सिस्टमैटिक लूपस एरिथ्रोमेटस होता है, ये एक जेनेटिक डिजीज होती है। सिस्टमैटिक लूपस एरिथ्रोमेटस उसके अंदर ली सेल मिलेगा। और ये जो रेगोसाइट ये मिलता है हमें साइनोवियल फ्लूइड के अंदर मिलता है। और फ्लूइड कहाँ मिलता है? ये हमारा द फ्लूइड फाउंड इन ज्वाइंट्स है। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो ज्वाइंट्स में मिलता है हमें। तो ये चीज का ध्यान रखना। रेगोसाइट टर्म कई बार आ जाते हैं, भाई ये सेल कहाँ पे मिलता है, तो ये सेल्स हमें फ्लूइड में मिलेगा। और जब फ्लूइड का नाम पूछेगा तो कहाँ पे मिलेगा? साइनोवियल फ्लूइड के अंदर। और साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पे मिलता है? हमें ज्वाइंट्स के अंदर मिलता है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग क्रिस्टल इज कोज ऑफ गाउट। इनमें से कौन सा क्रिस्टल होता है जो गाउट कोज करता है? गाउट का मतलब होता है गठिया भाव, अर्थराइटिस की डिजीज होती है जो हमारे ज्वाइंट्स में इन्फ्लामेशन कर देती है। और गाउट में आपका ब्लड के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है। यूरिक एसिड और मोनोसोडियम यूरेट्स, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, कोलेस्ट्रोल। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है ए, यूरिक एसिड और मोनोसोडियम। गाउट जहाँ भी लिखा मिलेगा ना आपको ये समझ जाना यूरिक एसिड है वहां पे। तो ऑप्शन को देख के ही आपको उसका आंसर देना होता है। अगर यहाँ पे एक यूरिक एसिड और आ जाता तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता, बट यहाँ पे इन्होंने यूरिक एसिड के साथ मोनोसोडियम यूरेट्स दिया है। ऑल थॉट ऑल ऑफ द क्रिस्टल्स मेंशन कैन कोज क्रिस्टल इंड्यूस्ड अर्थराइटिस। इन्होंने कहा कि जितने भी कोलेस्ट्रॉल है सभी सभी क्रिस्टल इंड्यूस्ड अर्थराइटिस करते हैं, बट यूरिक एसिड एंड सोडियम यूरेट्स क्रिस्टल्स कोज गाउट आर सीन इन अबाउट 90% ऑफ गाउट पेशेंट। यहाँ पे 90% लोगों के अंदर सोडियम यूरेट से और यूरिक एसिड क्रिस्टल से गाउट कंडीशन में मिलता है 90% लोगों में। तो ये आपको ध्यान रखना, गाउट जहाँ पे लिखा मिलेगा तो वहां पे आपको यूरिक एसिड से उसका कनेक्शन है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म अकाउंट्स फॉर द मेजोरिटी ऑफ सेप्टिक अर्थराइटिस केसेस इन यंग एंड मिडल एज चिल्ड्रंस। मिडल एज चिल्ड्रंस और यंग एज चिल्ड्रंस जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म जो होता है में सेप्टिक अर्थराइटिस कोज करता है? तो यहाँ पे अलग अलग एज पूछी गई है, ठीक है। कि भाई एक तो पूछा उन्होंने यंग और मिडल एज के बच्चों में मिलता है। तो एच इन्फ्लुएंजा, नाइजीरिया गोनोरिया, स्टेफाइलोकोकस ओरियस और बोरेला। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो मेजोरिटी ऑफ सेप्टिक अर्थराइटिस करता है यंग एंड मिडल एज के एडल्ट्स में। तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, नाइजीरिया गोनेरिया। साइनोवियल फ्लूइड इज नॉर्मली स्टेराइल होता है एंड ऑल ऑफ ऑर्गेनिज्म लिस्टेड में कोज सेप्टिक अर्थराइटिस। यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म बताए गए हैं सारे के सारे सेप्टिक अर्थराइटिस कोज करते हैं। नाइजीरिया गोनोरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 75% ऑफ सेप्टिक अर्थराइटिस। जो नाइजीरिया गोनोरिया होता है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? 75% सेप्टिक अर्थराइटिस केसेस ऑकरिंग यंग एंड मिडल एज चिल्ड्रन में, अडल्ट में, ठीक है। यंग और मिडल एज के जो एडल्ट हैं उनके अंदर नाइजीरिया गोनोरिया जो है ये सेप्टिक अर्थराइटिस करता है। स्टेफाइलोकोकस स्पेसीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ केस इन्वॉल्विंग एल्डरली। जो एल्डरली होती हैं एज उसमें स्टेफाइलोकोकस करेगा, क्या करेगा? सेप्टिक अर्थराइटिस। एंड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली फाउंड आइसोलेट फ्रॉम इन्फेक्टेड जॉइंट्स। रिप्लेसमेंट में ज्वाइंट रिप्लेसमेंट होता है वहां पे मिलता है ये। और हीमोफिलस स्टेफाइलोकोकस स्पीसीज एंड स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्थराइटिस इन यंग चिल्ड्रन। जो यंग बच्चे होते हैं उनके अंदर ही कौन कौन से कोज करते हैं आपके? हीमोफिलस, स्टेफाइलोस्पेसिस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये तीन करते हैं आपके यंग चिल्ड्रंस में।
और रिप्लेसमेंट के बाद में जो इन्फेक्शन होता है वो कौन करता है यहाँ पे, आपका स्टेफाइलोकोकस इन्वॉल्विंग elderly and most frequently found isolate from infected joints में स्टेफाइलोकोकस वहाँ पे करेगा। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ फॉलोइंग हेमेटोलॉजी वैल्यूज बेस्ट फ्रेम द अपर रेफरेंस लिमिट फॉर साइनोवियल फ्लूइड। इन्होंने कहा कि साइनोवियल फ्लूइड के अंदर जो अपर लिमिट मिलती है इनकी, अगर भाई आपके डब्ल्यूबीसी काउंट क्या होनी चाहिए, परसेंटेज ऑफ पीएमएनएस पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर्स की क्या काउंट परसेंटेज होनी चाहिए, और आरबीसी की क्या काउंट होती है। देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 200 माइक्रोलीटर 25% पीएमएनएस और 2000 माइक्रोलीटर आरबीसी, 5000 माइक्रोलीटर 50% और 1000 10,000 माइक्रोलीटर। 10,000 माइक्रोलीटर डब्ल्यूबीसी काउंट, 50% पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर और 50,000 आरबीसी काउंट। 20,000 आपकी डब्ल्यूबीसी काउंट, 5% आपका पोली और 5 लाख आपके आरबीसी। अपर रेफरेंस लिमिट पूछी ना, अपर मतलब ऊपर की, भैया मैक्सिमम कहाँ तक हो सकते हैं आपके फ्लूइड। जैसे हमारी टीएलसी होती है 4,000 से 11,000, तो यहाँ पे 11,000 मतलब अपर पूछी इन्होंने, मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है फ्लूइड के अंदर, ये सानेबल फ्लूइड के अंदर हेमेटोलॉजी रेफरेंस। तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा ए है। देखते हैं डिटेल से। द डब्ल्यूबीसी काउंट ऑफ नॉर्मल ज्वाइंट फ्लूइड इज 200 माइक्रोलीटर और लेस। 200 माइक्रोलीटर से कम होनी चाहिए डब्ल्यूबीसी काउंट साइनोवियल फ्लूइड के अंदर। ओके, द वैल्यू अबाउ 5,000 माइक्रोलीटर केस द फ्लूइड टू बी प्यूरुलेंट एंड अकर इन सेप्टिक अर्थराइटिस। अगर आपकी डब्ल्यूबीसी वैल्यू 5,000 आ रही है, उसका मतलब प्यूरुलेंट है, उसके अंदर इन्फेक्शन है बहुत ज्यादा, हाईली टर्बिड टाइप का पस है उसके अंदर, ठीक है, येलो टाइप का पस है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है। वो किस कंडीशन मिलेगा हमें, सेप्टिक अर्थ, सेप्टिक जहाँ पे आ गए मतलब इन्फेक्शन है वहाँ बहुत ज्यादा। आर ए सेप्टिक अर्थराइटिस, रेमेटोइड अर्थराइटिस एंड गाउट, गठिया में ये बढ़ के मिलेगा। साइनोवियल फ्लूइड ज्वाइंट में मिलता है, तो ज्वाइंट से रिलेटेड बीमारियां उसमें होती हैं। तो 3 कंडीशन में मिलेगी हमारी डब्ल्यूबीसी, अगर 5,000 आ रही हैं तो सेप्टिक अर्थराइटिस में, रेमेटोइड अर्थराइटिस में, गाउट में। WBC counts greater than 50,000 microliter indicate septic arthritis. Majority of WBC normal fluid are monocytes, उस टाइम में monocytes मिलेंगे, which usually account to 50 to 65% से 50 to 65% आपको उसमें monocytes मिलेंगे। न्यूट्रोफिल्स एंड lymphocytes should be account for no more than 25%, अधिक नहीं होंगे। And increase in RBC count occurs in case of infections, hemorrhagic arthritis or results from traumatic tape. Hemorrhagic fluid will appear turbid, red to brown and often clotted। देखिए इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी की मात्रा ज्यादा कब मिलेगी आपको, या तो कोई सीवियर इन्फेक्शन हो रखा है, हेमोरेजिक अर्थराइटिस हो रखी है, या उसमें ट्रोमेटिक टेप, यानी कि जब आप सैंपल ले रहे हो उसका कहीं पे अदर जगह पे इंसर्ट हो जाते हैं नीडल वगैरह, तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी ब्लड वेसल्स के अंदर टच हो जाती है, तो ब्लड आने लगता है। तो ट्रोमेटिक टेप का मतलब होता है कि जब आप इंसर्ट करते हो निडल को उसके अंदर सैंपल निकालने के लिए, तो वहाँ पे अदर ब्लड वेसल इसको वो डैमेज कर देती है, वहां से उसका ब्लड आने लगता है। हिमोरेजिक फ्लूइड विल अपीयर टर्बिड होगा, आपका रेड आ जाएगा, रेडिश ब्राउन होगा और क्लोट बन जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो यहाँ पे आपको इन चीजों को ध्यान रखना है भाई, किस नॉर्मल क्या होती है। एक तो आपको यहाँ पे अपना नॉर्मल पता चलेगा भाई इससे कम होना चाहिए, और उसके बाद में सेप्टिक अर्थराइटिस में, रेमेटोइड अर्थराइटिस, गाउट में आपकी यहाँ तक की डब्ल्यूबीसी हो जाती है, और भी ज्यादा होगी तो फिर उस कंडीशन में क्या हो जाता है, और किस कंडीशन में सबसे पहले आपको कौन से सेल्स ज्यादा मिलते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको मोनोसाइट और वो मिलेंगे आपको लिम्फोसाइट, ठीक है, सबसे ज्यादा मोनोसाइट मिलेंगे फ्लूइड के अंदर। उसके बाद न्यूट्रोफिल सबसे कम मिलते हैं, न्यूट्रोफिल सबसे कम मिलेंगे आपको, क्योंकि न्यूट्रोफिल मिलेगा तो इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई इन्फेक्शन है। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द टर्म फॉर स्पर्म व्हेन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हेड पीस इज स्मॉलर देन नॉर्मल। ये जितने भी एमसीक्यूज हमारे बॉडी फ्लूइड की, उसके अंदर आपका यूरिन है, आपका सीमेन है, साइनोवियल फ्लूइड है, सीएसएफ है, ये सब की वीडियो आने लग रही है, बॉडी फ्लूइड के एमसीक्यूज है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई जब आपका एंटीरियर पोर्शन है स्पर्म का, आगे का जो उसका हेड होता है वो स्मॉलर है नॉर्मल की बजाय, उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, एजोस्पर्मिया, माइक्रोसिफली,
एक्रोसोमल डेफिशिएंसी और नेक्रोजोस्पर्मिया। अब सबसे पहले ये बताए, हेड जो होता है उसके अंदर एक्रोसोमल पार्ट होता है, ठीक है। तो जो बच्चे को इसको पता होगा ना एक्रोसोमल होता है हेड के अंदर एक्रोसोमल, तो तुरंत इसका आंसर दे देगा। सबसे पहले देखो एजोस्पर्मिया का मतलब होता है आपके स्पर्म सीमन की फ्लूइड के अंदर स्पर्म का निल होना, ठीक। एजोस्पर्मिया मतलब आपके सीमन फ्लूइड के अंदर स्पर्म्स नहीं है, बिल्कुल जीरो है, उसको बोलते हैं एजोस्पर्मिया। मैक्रोसिफिली का मतलब होता है कि आपका जो किसी एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है, मैक्रोसिफिली एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। उसमें क्या होता है कि बच्चे का जो हेड होता है वो नॉर्मल की बजाय काफी छोटा हो जाता है। माइक्रो मतलब छोटा। एक्रोसोमल डेफिशिएंसी मतलब जो आपका हेड है उसके अंदर डेफिशिएंसी आई हुई है, स्पर्म का हेड जो है उसके अंदर डेफिशिएंसी है। नेक्रोजोस्पर्मिया मतलब होता है कि आपके जो स्पर्म है वो पूरे पूरे डेड हैं, उसके अंदर डेड स्पर्म है और नॉन मोटाइल स्पर्म होते हैं, ठीक है, मोटिलिटी नहीं होती, उसको बोलते हैं नेक्रोजोस्पर्मिया। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन है सी। आप थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। स्पर्मेटोजोआ हैव ए वेल डिफाइंड हेडपीस कंसिस्टिंग ऑफ द एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस। जो स्पर्मेटोजोआ होता है उसके अंदर एक वेल डिफाइंड हेडपीस होता है, उसके अंदर क्या होता है, एक्रोसोम होता है एक, और एक होता है न्यूक्लियस। एक्रोसोम कंप्राइज द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द हेड। एंटीरियर पोर्शन जो हेड होता है उसका स्पर्म का उसके आगे वाले पार्ट में होता है, एंड कंटेन न्यूट्रिएंट एंड एंजाइम्स नीड फॉर पेनिट्रेशन ऑफ ओवम। उसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो जब स्पर्म के फर्टिलाइजेशन टाइम पे वो उसको एग को पेनिट्रेट करने के लिए उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसके अंदर ताकत होती है हेड के अंदर, ही वो हेड ही उसको पेनिट्रेट करेगा। और वो पेनिट्रेट कब करेगा, तब उसका सही शेप होगी, उसके अंदर न्यूट्रिएंट होंगे, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर एंजाइम्स होंगे, तो वो एग जो होता है उसको पेनिट्रेट करने के लिए ही वो होता है। पूरा का पूरा जो हेड होता है वो पूरा पूरा एग के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ फॉलोइंग वैल्यूज इज द लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल फॉर स्पर्म कंसंट्रेशन। जो स्पर्म होते हैं उसकी नॉर्मल लिमिट क्या होती है सीमेन के अंदर, नॉर्मल कंसंट्रेशन। जब भी आप कभी सीमेन की रिपोर्ट देखते हैं तो WHO के अकॉर्डिंग अब वो चेंज हो चुकी हैं। अगर आपको नहीं पता है कि चेंज कैसी हो रखी है, कैसा फॉर्मेट है, तो आप कमेंट करोगे तो मैं आपको इस वीडियो बना दूंगा, उसके ऊपर RD मेडिकल साइंस के चैनल पे मिलेगी आपको वो वीडियो। उसमें क्या होता है कि WHO ने गाइडलाइन चेंज कर दी। पहले हम रिपोर्टिंग करते थे कि भाई आपके सीमेन में 15 से 150 मिलियन पर ml स्पर्म्स हैं, बट अब उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई आपने जो सैंपल दिया है उसका कितने ml, 3 ml सैंपल दिया आपने, 3 ml में कितने हैं आपके, वो भी उसके अंदर साथ में कैलकुलेट होता है। वो कैसे होता है हम बात करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे पूछा कि भाई कितने ml नॉर्मल होता है, 15 मिलियन पर ml, 40 मिलियन पर ml, 60 मिलियन, 100 मिलियन। कुछ बुक्स के अंदर आपको 60 मिलियन मिल जाएगा पुराने बुकों के अंदर, तो वो अभी स्टैंडर्ड चेंज हो चुके हैं। तो हमारे राइट ऑप्शन यहाँ पे 15 मिलियन से लेकर 150 मिलियन तक नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो 15 से ऊपर स्टार्ट हो जाता है, मोर देन 15 मिलियन। इसमें क्या होता है, द रेफरेंस रेंज ऑफ फॉर स्पर्मेटोजोइड 15 से 150 इंटू है, ये इंटू 10 की पावर 6, 106 नहीं है, ये 10 की पावर 6 है, पर ml यूनिट होती है। कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं सीमेन की अगर हम वैल्यू मिलियन में देख रहे हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, तो 10 की पावर 6 होती है ये, पर ml। कंसंट्रेशन बिलो 15, 10 की पावर 6, अगर कंसंट्रेशन 15 से कम है तो कंसिडर्ड एबनॉर्मल, वो कंडीशन एबनॉर्मल मानी जाएगी आपकी। द स्पर्म कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय द सेमिनल फ्लूइड वॉल्यूम टू डिटरमाइन द स्पर्म काउंट। अब आपने दे दिया कि जी आपके अंदर है 10 मिलियन, टोटल आपको दिखा दिया 10 मिलियन। अब वो 10 मिलियन को हम कैसे करेंगे, आपने जो फ्लूइड दिया 3 ml का उसके अंदर कितने स्पर्म हैं, तो उसके लिए उसके अंदर हम क्या करते हैं, तो फ्लूइड की क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने मिलियन हमें मिले हैं, हमें मिले 10 मिलियन, तो 10 मिलियन 10 इन मल्टीप्लाई 3, तो कितने हो जाएगा हमारे, जो वॉल्यूम है आपकी, जो वॉल्यूम आपको मिली है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने स्पर्म आपको मिले हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वो आपके टोटल कंसंट्रेशन हो जाएगी पर एजुकुलेशन, जो आपके जो सीमेन की वॉल्यूम आपने दे रखी है उसके हिसाब से आपके टोटल फ्लूइड के अंदर इतने स्पर्म हैं, जो फ्लूइड हमें मिला है, 2 ml 3 ml जितना मिलता है उसके हिसाब से। तो ये पूरी फॉर्मेट चेंज हो रखा है सीमेन का, रिपोर्टिंग हम कैसे करते हैं।
तो वो अगर आप चाहोगे तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें कैसे कैसे रिपोर्टिंग करते हैं वो भी बता दूंगा, कितना नॉर्मल होता है। ठीक है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा एक। द लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल स्पर्म काउंट इज 40 10⁶ पर एजुकुलेशन। अगर जो लिमिट होती है स्पर्म्स की, अगर उससे नीचे चली जाती है, एक तो होती है टोटल स्पर्म 15 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए, एक होती है एजुकुलेट कितने हुए हैं, तो ये 40 मिलियन पर एजुकुलेट है, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर वो कम आ रहे हैं तो वो आपका एक एबनॉर्मल कंडीशन है। वो कब कम जो होता है हमें कब मिलते हैं, लो कब मिलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है कोई एजुकुलेटरी डक्ट में और टेस्टिकुलर फेलियर में कोई प्रॉब्लम होती है, तब उस कंडीशन में हमें स्पर्म कम मिलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेल फर्टिलिटी। मेल फर्टिलिटी का मोस्ट कॉमन कारण क्या होता है, मम्स बन जाते हैं वहाँ पे, क्लिंगफेल्टर सिंड्रोम की डिजीज हो जाती है, वेरिकोसेल मैलिग्नेंसी। इन सभी में से कौन सा मेन कारण होता है, तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी का है, वेरिकोसेल। वेरिकोसेल क्या होता है, डिजीज होती है, इसमें क्या होता है जो हमारे वेन्स होते हैं जो इनसे टेस्टिस से ब्लड जाता है वो हार्ड हो जाते हैं। तो हार्ड होने के कारण में क्या होता है, ब्लड जो होता है वो एड्रिनल वेन में फ्लो करने लगता है इनटू द स्पर्मेटिक वेन्स के अंदर, स्पर्मेटिक वेन के अंदर फ्लो करने लगता है। और एड्रिनल कोर्टिकोस्टेरॉइड रिटायर्ड द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, उसमें क्या होता है जो एड्रिनल कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है वो डेवलपमेंट का प्रोसेस स्लो हो जाती है उसकी वजह से, और स्लो हो जाती है। तो मम्स, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम एंड मैलिग्नेंसी कोज टेस्टिकुलर फेलियर, ये टेस्टिकुलर फेलियर के कारण होते हैं। विच अकाउंट फॉर अबाउट 10% इनफर्टिलिटी केस इन मैन, आदमी के अंदर 10% मेल इनफर्टिलिटी का कारण कौन कौन से होते हैं, 10% में होते हैं ये, कौन से होते हैं, मम्स, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, मैलिग्नेंसी, टेस्टिकुलर फेलियर्स, विच आर काउंट 10%, ये मेल इनफर्टिलिटी के कारण बनते हैं ये। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेन इज यूज टू डिटरमाइन स्पर्म वाइबिलिटी। स्पर्म वाइबिलिटी के लिए हम कौन सी स्टेन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, यूसिन वाई, हेमेटोजाइलिन, पेपिनिकोलस, मेथाइलिन ब्लू। स्पर्म वाइटलिटी क्या होता है, वाइबिलिटी, वाइबिलिटी के अंदर क्या करते हैं, जब भी हम रिपोर्टिंग करते हैं उसके अंदर मोटिलिटी देते हैं, नॉन मोटाइल देते हैं, डेड देते हैं, ठीक है, इस तरह देते हैं। एक होता है वाइटिलिटी या वाइबिलिटी, तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन होता है यूसिन वाई। यूसिन वाई हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। हेमेटोजाइलिन जो होते हैं वो हमारा हेमेटोलॉजी का उसका हिस्टोपैथोलॉजी के स्टेन होती है बेसिक। पेपिनिकुलस हम यूज करते हैं पैप स्टेन के लिए, और मेथाइलिन ब्लू हमारे होते हैं बेसिक स्टेन होते हैं जो हम हेमेट वगैरह में यूज करते हैं, और स्पर्म के लिए भी करते हैं मॉर्फोलॉजी देखने के लिए। तो वाई स्टेन क्या होता है, एक्सक्लूड बाय लिविंग स्पर्म। वाई इयोसिन जो होती है, निग्रोशियन भी यूज करते हैं इसमें, इयोसिन वाई है। अगर यहाँ पे खाली इयोसिन होता तो भी आप इयोसिन पे क्लिक करोगे। वो क्या करते हैं, जो लिविंग स्पर्म होते हैं उनको कलर नहीं देती, जो डेड होते हैं उनको कलर दे देती है, तो हम आसानी से पहचान लेते हैं भाई ये डेड है सॉरी, डेड है ये, तो उसको आसानी से हम स्टेनिंग पहचानने में, काउंटिंग करने में इजी हो जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग जो स्पर्म होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं, उनको हमें काउंटिंग करने में आसानी हो जाती है। तो वाइटलिटी क्या होती है कि भैया आपका बिल्कुल डेड जो होते हैं उसको ये काउंटिंग नहीं करेगी। और वाइटलिटी में क्या होता है, आपका स्पर्म जो है डेड नहीं है बट वो जिंदा है, हल्का फुल्का हिल रहा है सॉरी। पेपिनिकुलस, जिम्सा एंड हेमेटोजाइलिन स्टेन्स आर यूज्ड टू इवोल्यूट स्पर्म मॉर्फोलॉजी। पेपिनिकुलस, जिम्सा, हेमेटोजाइलिन स्टेन्स आर यूज्ड टू इवोल्यूट स्पर्म मॉर्फोलॉजी में काउंट करते हैं, मॉर्फोलॉजी यूज की जाती है। ज्यादातर मॉर्फोलॉजी में आपका जिम्सा या मेथाइलिन बिलीव करते हैं, ठीक है। वाइबिलिटी टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड व्हेनेवर द रिजल्ट ऑफ मोटिलिटी स्टार सब नॉर्मल। वाइबिलिटी वाइबिलिटी टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि जब हमारे जो स्पर्म होते हैं उनकी मोटिलिटी असामान्य हो जाती है, मतलब नॉर्मल नहीं होती है, कम होती है, तो उस टाइम पे ये देखा जाता है भी आपके स्पर्म में मोटिलिटी तो है और डेड भी है, पर कुछ स्पर्म ऐसे भी होते हैं जो जिंदा होते हैं पर मूवमेंट नहीं कर रहे होते, तो फिर डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेगा, भाई हाँ मोटिलिटी है आपकी अच्छी खासी, वाइबिलिटी है, जिंदा है स्पर्म से पर वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, ठीक है, तो इसलिए हमें इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग सीमेन एनालिसिस रिजल्ट इज एबनॉर्मल। सीमेन एनालिसिस का रिजल्ट एबनॉर्मल कब होता है, वॉल्यूम 1.0 ml है,
लिक्विफिकेशन टाइम 40 मिनट एट रूम टेम्परेचर पे है, पीएच 7.6 है, मोटिलिटी 50% प्रोग्रेसिव मूवमेंट में है। एबनॉर्मल कब होता है सीमन एनालिसिस? हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे है ए। अगर हमारी वॉल्यूम 1 ml से कम आती है तो वो है। देखिए पी लिक्विफिकेशन टाइम हमारी 40 मिनट ठीक है, 37 डिग्री टेम्परेचर पे हम इंक्यूबेटर में रखते हैं। और आपकी पीएच भी 7.2 से 8.0 तक नॉर्मल होती है। वॉल्यूम आपकी 1.5 से 5 ml तक या नॉर्मल होती है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ सेमिनल फ्लूइड 1.5 से 5.0 होती है। लोअर वैल्यू इज 1.5 लोअर स्पर्म काउंट, sperm per ml and to volume and can be caused by absence of seminal vesicles prostate। अगर कोज क्या होता है कि सेमिनल्स एब्सेंस होती हैं उस टाइम पे हमारी स्पर्म काउंट कम हो जाती है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स होती है, डक्टल ऑब्स्ट्रक्शन में कोई रुकावट आ जाती है, रिट्रोग्रेड एजुकेशन ऑफ सेमिनल फ्लूइड इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अगर आपका सीमेन यूरिन के अंदर एग्जिट होने और एक निकलने लग रहा है तो भी हमारे स्पर्म्स की मात्रा कम हो जाती है। वो भी एक एबनॉर्मल कंडीशंस होती हैं सीमेन का यूरिन के अंदर निकलना, जिसको आम भाषा में हम धात बोलते हैं। ठीक है, पुरुषों के अंदर समस्या रहती है। द सेमिनल फ्लूइड शुड बी कोगुलेट विद इन 5 मिनट आफ्टर एजुकुलेशन ऑन द सिक्रेशन ऑफ द सेमिनल वेसल्स। जो सीमेंस होता है वो 5 मिनट के अंदर अंदर क्लोट बन जाता है, उसका निकलता है, उस टाइम पे थक्का टाइप का बना रहता है। उसके बाद हम उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं, तब वो लिक्विफाई होता है। लिक्विफाई का मतलब होता है आपका सीमेन की बाई ड्रॉप टूट के गिर रहा है, तभी हम उसको काउंटिंग कर पाते हैं स्पर्म्स को। causing liquefaction to occur within 1 hour at room temperature। ठीक है, लिक्विफिकेशन टाइम आपके 1 आवर के अंदर नॉर्मल हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे नहीं, हम उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं। सेमिनल फ्लूइड पीएच शुड बी बिटवीन 7.2 से 8.0 होती है, नॉर्मल होती है। द नॉर्मल वैन मोर देन 32% शो प्रोग्रेसिव मूवमेंट। अगर प्रोग्रेसिव मूवमेंट है, स्पर्म आपके चल रहे हैं, जिंदा है, मूवमेंटिंग है 32% तक, तो नॉर्मल है। और वैन मोर देन 40% एंड शो प्रोग्रेसिव एंड नॉन प्रोग्रेसिव मूवमेंट। अगर वो मोर देन 40% से ज़्यादा प्रोग्रेसिव एंड नॉन प्रोग्रेसिव मूवमेंट में है तो वो कंडीशन नॉर्मल आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग सैंपल कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग कंडीशंस विद विल लीड टू इनएक्यूरेट सेमिनल फ्लूइड एनालिसिस रिजल्ट। इसमें से कौन सी कंडीशंस होती है जिसमें हमें सेमिनल फ्लूइड एनालिसिस को एबनॉर्मल इनएक्यूरेट मेथड होता है वो सैंपल कलेक्शन का, उसको हम प्रोसेस नहीं कर सकते। सैंपल स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर फॉर 1 आवर बिफोर टेस्टिंग, सैंपल कलेक्शन फॉलोइंग कोइटस, सैंपल कलेक्टेड विदाउट एन एंटीकोगुलेंट, सैंपल कलेक्टेड विदाउट यूज ऑफ ए कंडोम। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि भैया सैंपल कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग कंडीशंस विल लीड टू इनएक्यूरेट सेमिनल फ्लूइड एनालिसिस रिजल्ट। इनएक्यूरेट कौन सा इन सब में से? चार ऑप्शन दिए हैं, तो भैया आप 1 घंटे के अंदर अगर आपका सैंपल रूम टेम्परेचर पे पहले यूज कर सकते हो उसको, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई टच का मतलब होता है अगर आपने अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप की है, उसके बाद सैंपल को अंदर छोड़ दिया, उसके बाद आप उसको निकाल रहे हो किसी कंट्री के अंदर। सैंपल कलेक्शन विदाउट एनी एंटीकोगुलेंट, बिना एंटीकोगुलेंट आपको सैंपल ले रहे हो, ठीक है जी। सैंपल कलेक्टेड विदाउट ए कंडोम, बिना कंडोम के आप सैंपल ले रहे हो, ये भी ठीक है, क्योंकि हम उसमें नहीं लेते हैं। कंडोम के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो स्पर्म्स को डेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी। कभी भी आपको सैंपल देना सीमेन का मस्टरबेशन के द्वारा देना होता है, हस्त मैथुन के द्वारा देना होता है। अपने पार्टनर के साथ में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं करनी होती है, और सैंपल को भी उसके अंदर नहीं छोड़ना होता है। अगर उसके अंदर छोड़ देते हैं तो वो सैंपल की प्रॉपर क्वांटिटी नहीं आएगी, प्रॉपर क्वांटिटी नहीं आएगी तो उसकी वजह से ही आपका रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। तो ये राइट ऑप्शन हमारा है पे बी, ऐसा आपको नहीं करना है। A seminal fluid should not be collected following coitus। The patient should obtain ejaculation for at least 2 days, but no more than 7 days। Absence डे आपका कितना होता है? 2 से 7 दिन का होता है। 2 से कम नहीं होना चाहिए, 7 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक कंडोम शुड नॉट बी यूज बिकॉज इट मे कंटेन स्पर्मिसाइडस। स्पर्मोसाइडस में कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो स्पर्म को
डेड कर देते हैं। सैंपल शुड बी कलेक्टेड एट द टेस्टिंग साइट इन स्टाइल जार होना चाहिए, चौड़े मुंह का होना चाहिए। स्टोर एट रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं। स्टोर रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा टाइम नहीं रखना होता, आपको 15 से 30 मिनट तक रख सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो आप इंक्यूबेटर में रख दीजिए 37 पे। सीमेंट के फ्लूइड को कभी भी आप आइस पैक के अंदर नहीं लगाते हैं उसको, ठीक है, ठंडी जगह पे नहीं रखते हैं उसको। हमेशा बॉडी टेम्परेचर चाहिए होता है, हमारे बॉडी के अंदर भी 30 से 70 टेम्परेचर होता है, तो वही टेम्परेचर उसको वहाँ पे चाहिए होता है निकलने के बाद भी, तभी हम उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं। 37 से 40 डिग्री टेम्परेचर पर रख सकते हो आप उसको। 37 से 40 डिग्री टेम्परेचर आप उसको रख सकते हो, ठीक है। उसको कभी भी आपको आइस पैक नहीं लगा, अगर आप घर से भी सैंपल लेके आ रहे हैं 20 मिनट में 30 मिनट में, तो उसको पॉकेट के अंदर रख के लेके आना होता है आपको। द सीमेन शुड बी एनालाइज एज सून एज पॉसिबल। द टाइम बिटवीन कलेक्शन एंड डिलीवरी टू बी लैब, जितनी जल्दी हो सके सीमेन को एनालाइज उसको पॉसिबल करना चाहिए, हमें एनालिसिस कर लेना चाहिए, उसको टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। द टेस्टिंग हम तभी कर पाएंगे लिक्विफाई हो जाएगा, लेकिन लिक्विफाई हमारा कम से कम 30 मिनट में हम उसको चेक कर लेना चाहिए, हाँ पे 30 मिनट में 30 मिनट में लिक्विफाई हो चुका है, तो हम उसको टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं, काउंट स्पर्म वगैरह कर सकते हैं। टाइम बिटवीन कलेक्शन एंड डिलीवरी टू द लैब मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड। जिस टाइम पर सैंपल देंगे उस टाइम आपका टाइम नोट करते हैं, कितने बजे आपने टाइम सैंपल दिया है उस टाइम को नोट किया जाता है, फिर उसका रिपोर्टिंग का टाइम नोट किया जाता है। मोटिलिटी शुड बी डिटरमाइन एज सून एज द फ्लूइड हैज लिक्विफाइड। मोटिलिटी हम तभी कर पाएंगे जब वो फ्लूइड प्रॉपर्ली लिक्विफाई हो जाता है। और मैक्सिमम स्टोरेज टाइम में 1 आवर होता है। एंटीकोगुलेंट आर नॉट यूज इफ सैंपल फेल टू लिक्विफाई। एंटीकोगुलेंट्स आर नॉट यूज्ड, कोई एंटीकोगुलेंट उसमें यूज नहीं करते हम लोग। इफ सैंपल फेल टू लिक्विफाई तो कैन बी ट्रीटेड विद काइमोट्रेप्सिन बिफोर एनालिसिस। उसमें काइमोट्रेप्सिन यूज की जाती है एनालिसिस से पहले, ताकि लिक्विफाई हो जाए सैंपल। नेक्स्ट हमारा, विच कार्बोहाइड्रेट मेजरमेंट इज क्लिनिकली यूजफुल व्हेन परफॉर्मिंग ए सेमिनल फ्लूइड एनालिसिस। सेमिनल फ्लूइड के लिए हमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, मेजरमेंट किया जाता है सेमिनल फ्लूइड में, कौन से कार्बोहाइड्रेट को मेजरमेंट किया जाता है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। लगता है ये सभी को पता होगा इसका आंसर, ठीक है। राइट ऑप्शन हमारा होता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है कि बेसिक कार्बोहाइड्रेट होता है जो स्पर्म के लिए जरूरी होता है। फ्रक्टोज द प्राइमरी न्यूट्रिएंट होता है सेमिनल फ्लूइड के अंदर, मोटिलिटी के लिए, स्पर्म के लिए, जिंदा रहने के लिए फ्रक्टोज ही जरूरी होता है। अगर फ्रक्टोज की मात्रा आपकी बॉडी में नॉर्मल है तो आपके स्पर्म भी नॉर्मल मिलेंगे। अगर फ्रक्टोज की मात्रा डेड खत्म हो जाती है बिल्कुल, तो स्पर्म भी डेड हो जाते हैं, उनको मूवमेंट के लिए उनका भोजन होता है फ्रक्टोज। It is supplied by the seminal vessels and low when it was difference and seminal vessels are absent। ठीक है, कभी भी फ्रक्टोज अगर कम होगा, डिक्रीज होगा, तो या तो सेमिनल वेसल्स जो होती है वो अपसेंट हो जाती है, उनके अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, वैस डिफरेंस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तभी उसके अंदर फ्रक्टोज की मात्रा लो होती है। कभी भी स्पर्म अगर नील हो जाते हैं तो उस टाइम पे हम उसका फ्रक्टोज चेक करते हैं, तो वो फ्रक्टोज अगर आ रहा है जिसका मतलब बॉडी में फ्रक्टोज की मात्रा नॉर्मल है, बट स्पर्म जो डेड हो रहे हैं वो किसी और कारण से हो रहे हैं, नील हो रहे हैं वो किसी और कारण से हो रहे हैं। द लोअर लिमिट ऑफ ए नॉर्मल इज 150 mg per day और 13 माइक्रोमोल पर एजुकुलेट। तो इसकी नॉर्मल लिमिट जो होती है वो 150 mg पर डेल होती है और 13 माइक्रोमोल पर लीटर एजुकुलेट होता है। नेक्स्ट है ये भी हमारा, विच कंडीशन मोस्ट ऑफ्टन एसोसिएटेड विद गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर किस कंडीशन में होती है? कैंसर ऑफ द स्टोमक, एच पाइलोरी इन्फेक्शन, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में, या पर्निशियस एनीमिया में। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे है भाई, पाइलोरी इन्फेक्शन जो होता है, गैस्ट्रिक इन्फेक्शन के लिए टेस्ट किया जाता है पाइलोरी का। पेप्टिक अल्सर डिजीज में भी कोज बाय आइदर गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर के लिए हम इसको टेस्ट करते हैं पाइलोरी को, विच आर कैसोड विद डिस्कम्फर्ट, हाइपर एसिडिटी और ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है। हाइपर एसिडिटी मोस्ट ऑफ्टन कोज बाय एच पाइलोरी इन्फेक्शन में हाइपर एसिडिटी हो जाती है, विच कैन कोज बोथ गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर। दोनों कंडीशन मिलती है गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर में। इन द एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव टेस्ट, ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका है कि हम पेप्टिक अल्सर के लिए हमारे लिए कौन सा टेस्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि पॉजिटिव टेस्ट आ जाते हैं अगर ये, इन द एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव टेस्ट एच पाइलोरी। एंडोस्कोपी बायोप्सी करेंगे सबसे पहले, या ब्रेथ टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, एलाइजा पीसीआर, ठीक है, ये सारे सारे टेस्ट इसके लिए करते हैं। एंड नंबर ऑफ हिस्ट्री ड्रग्स इंड्यूस अल्सर, तो ये टेस्ट होते हैं हमारे इसके लिए,
एच पाइलोरी को कन्फर्मेशन करने के लिए एंडोप्सी बायोप्सी, ब्रेथ टेस्ट, एलाइजा पीसीआर। जोलिंगर एलिप्सन syndrome, gastriconoma should be suspected and can usually be identified by plasma gastrin assay. Cancer of the stomach is associated with increased gastric fluid. कैंसर के अंदर क्या होगा, जो गैस्ट्रिक फ्लूइड होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, बट नॉट हाइपर एसिडिटी, उसके अंदर हाइपर एसिडिटी आपको नहीं मिलेगी। पर्निशियस एनीमिया जस्ट विद द गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी इज नॉट अल्सर। पर्निशियस एनीमिया के अंदर क्या होगा, आपको हाइपो एसिडिटी मिलेगी, उसके अंदर कोई अल्सर टाइप की आपको नहीं मिलेगी। ये भाई आपके लिए है। विच टाइप ऑफ अर्थराइटिस इज द साइनोवियल डब्ल्यूबीसी काउंट लाइकली टू ग्रेटर देन 50,000 पर माइक्रोलीटर। डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर 50,000 से अधिक हो जाती है तो वो कौन सी कंडीशन में मिलेगा हमें, सेप्टिक अर्थराइटिस में, ओस्टियोआर्थराइटिस में, आरए में, या हेमोरेजिक कंडीशन में? ये आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। हर बार आप बताते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताया करो मेरे को। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करो, जितना जितना लाइक करोगे उतनी जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ, ताकि बच्चों को काफी आने वाले एग्जाम से हेल्प हो सके। जो बच्चे प्रोमेट्रिक एग्जाम की बुक लेना चाहते हैं, किसी भी लैब टेक्निकल एग्जाम के लिए बुक है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो आपको बुक मिल जाएगी। आप कमेंट कीजिएगा और ये पीडीएफ उन बच्चों को मिलेगी व्हाट्सएप पे जो बच्चे वीडियो को लाइक करते हैं और वीडियो पे हर बार कमेंट करते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, इन सब पे हमारा चैनल है आर्ट मेडिकल साइंस, उसको ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ के लिए, एडमिट कार्ड वगैरह के लिए जो भी अपडेट होते हैं उन सब के लिए हम टेलीग्राम पे अपडेट करते हैं बच्चों को। आर्ट मेडिकल साइंस के नाम से है टेलीग्राम चैनल, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा गाइज। थैंक यू।